एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर थर्ड का माइंस एक्ट देखेंगे 1952। जैसे कि आप जान रहे हो कि पेपर जो होने वाला है 6-7 दिन पेपर है, तो जो भी थर्ड पेपर का माइंस लेजिस्लेशन में जो भी पेपर है यानी कि माइंस एक्ट जो दिए गए हैं 7 माइंस एक्ट हैं, तो वो सारे हम इसमें देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, माइंस एक्ट्स नहीं देखे हैं आपने, तो आप वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो माइंस इंस्पेक्टर सीरीज, पूरे उसमें आपको दिया हुआ है, सारे लेक्चर्स दिए हैं, आप उसको देख के तब जाओ ओके एग्जाम देने। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे माइंस एक्ट 1952 पेपर थर्ड देखेंगे, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो और टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं और लास्ट टाइम में, तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, माइंस एक्ट 1952 और माइंस रूल्स 1955 देखेंगे हम। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। The Mines Act 1952 contains provision for measures relating to the health, safety and welfare of the workers in the coal, metalliferous and oil mines। देखो 1952 जो एक्ट है 1952, इसमें क्या, इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। देखो यहाँ पे बेसिक से समझो कि जो भी वर्कर्स हैं जो कोल में काम करते हैं या मेटालिफेरियस ऑयल माइंस में काम करते हैं, तो उनका जो भी हेल्थ होगा, जो सेफ्टी होगा, जो भी वेलफेयर होगा वर्कर्स का, उसको कैसे मेजर्स किया जाए। तो ऐसे क्या चीज़ इसमें स्टेप्स दिए गए हैं, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऐसे एप्लीकेबिलिटीज़ हैं, वो सब इस एक्ट में आप समझोगे। ओके, देखो द एक्ट प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द ऑनर टू मैनेज माइंस माइनिंग ऑपरेशन एंड द हेल्थ सेफ्टी इन माइंस। देखो जी, इस एक्ट में क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, इस एक्ट में ये बताया गया है कि ऑनर जो होता है, तो माइंस मैनेजर होता है, उसके पास क्या ड्यूटीज होती हैं ताकि वो हेल्थ सेफ्टी इसकी फील्ड में काम कर सके। ओके, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन माइंस। तो ये कितने देर काम करना है माइंस में, ये भी बताया गया है इसमें। मिनिमम वेजेस रेट क्या होंगे और जो भी मैटर्स होंगे अदर, वो सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन में ये कह सकता है कि क्या ये माइंस एक्ट 1952 जो है वो किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। तो आप लगाओगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्वेश्चन के साथ साथ हम देखते जाएंगे क्या क्वेश्चन यहाँ से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो वो भी देखते जाएंगे हम साथ में। ओके, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि छोटा सा वीडियो बिहार माइंस एक्ट 1952 जो है ये स्मॉल सा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर एक्ट्स। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखेंगे। द माइंस रूल 1955 were formulated according to the power conferred under section 58 of the Mines Act 1952। देखो माइंस रूल 1955 जो है इसको फॉर्मुलेट कर दिया गया किसके अकॉर्डिंग, पावर कन्फर्ड, जो भी सेक्शन 58 में माइंस एक्ट 1952 के जो भी सेक्शन 58 में दिया गया है उसको फॉर्मुलेट कर दिया गया माइंस एक्ट 1955 में। रूल्स गिव डिटेल एंड स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द माइंस वर्कर एंड शेड्यूल फॉर नेसेसरी फीलिंग ऑफ द इंडस्ट्री। तो बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं। देखो जो भी माइंस वर्कर हैं और उनका कैसे आप मेंटेनेंस करोगे, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर की बात करें तो सारे प्रोविजन दिए गए हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन। ओके, वो सब देख सकते हो आप ऑब्जेक्टिव में। एप्लीकेबिलिटीज क्या है, द एक्ट एंड रूल्स आर एप्लीकेबल टू माइंस एंड गवर्नेंस ऑल। देखो ये जो एक्ट और रूल्स है किस पे एप्लीकेबल होंगे, माइंस वाले पे। ओके, माइंस वाले यानी कि जैसे बोर होल्स, ऑयल वेल्स पे, शाफ्ट पे, open cast working, underground working, the protective work carried out in adjacent to the mines, workshop and store in the precinct of the mines, power station, transformers, substation which are solely mainly supplying electricity to the mines। तो ये सारे एप्लीकेबिलिटीज हैं, यहाँ आप देख लेना है। ऑप्शन में आपसे ये हो सकता है कि इसमें से कुछ हटा दे और कहे कि क्या क्या एप्लीकेबिलिटीज हैं, तो आप पहचानो। तो ये सारे आप देख के जाना। नेक्स्ट है द एक्ट एंड रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एनी माइन एक्सेप्ट सेक्शन 7 to 9, 40, 45, 46। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे बताया है कि इसको छोड़ के यानी एक्सेप्ट सेक्शन 7 to 9, 40, 45 एंड 46, ये सबको छोड़ के वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ये एक्ट और रूल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, लिख लो आप 7 to 9, 40, 45 और 46। इन विच एक्सकवेशन इज बीइंग मेड फॉर प्रोस्पेक्टिंग पर्पस ओनली एंड नॉट फॉर obtaining मिनरल्स फॉर यूज और सेल प्रोवाइडेड दैट। देखो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे जो एक्सकवेशन होता है यानी जो खनन होता है वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए होता है। ओके, नहीं कि ये मिनरल्स को हम सेल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी, नॉट मोर देन 20 एम्प्लॉयज शुड बी एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे। तो किसी भी एक दिन में आप 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉयड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट में, द डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर, इन केस ऑफ कोल रिलेटेड एक्सकवेशन शुड नॉट एक्सीड 15 मीटर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक दिन में तो जान लो आप 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। एक्सकवेशन की बात करेंगे, गहराई की बात करेंगे तो कितना खनन कर सकते हो, 6 मीटर से ज़्यादा खनन नहीं कर सकते हो। अगर कोल रिलेटेड एक्सकवेशन हो रहा है तो वो 15 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। ओके, याद रखिएगा 15 मीटर से ज़्यादा इसको एक्सीड नहीं किया जा सकता इसका एक्सकवेशन। नेक्स्ट, द एक्सकवेशन शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड द सुपरजेसेंट ग्राउंड। तो जो एक्सकवेशन है होगा वो सुपरजेसेंट ग्राउंड से ज़्यादा यानी ऊपर नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज एन अपेक्स बॉडी दैट इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज रिस्पांसिबल फॉर लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द माइनिंग सेक्टर।
बिल्कुल। तो ये जो माइन मिनिस्ट्री है, जो माइंस का मिनिस्ट्री है, ये एपेक्स बॉडी है, ठीक है, सुपीरियर एपेक्स बॉडी है। तो ये कौन हैंडल कर रहा है इसको? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द माइनिंग सेक्टर। जो भी लेजिस्लेशन होगा माइनिंग सेक्टर के रिगार्डिंग, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, यानी डीजीएमएस का पहले फुल फॉर्म देख लो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। अगर ये एग्जाम में पूछ लेता है तब तो आपके मन में एक लड्डू ही फूट जाएगा कि कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, डीजीएमएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। लेकिन फिर भी जान लो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ओके, ये क्या है? It is the enforcement agency which ensure compliance of stated provision through inspecting officers। देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो होता है डीजीएमएस, ये क्या है? एक एनफोर्समेंट एजेंसी है। वो क्या इंश्योर करता है कि जो भी प्रोविजन दिए गए हैं तो ये सब सही तरीके से लागू हो रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें इनको इंस्पेक्ट किया जाता है, इनको इंस्पेक्शन होता है इनका। वो किनके द्वारा किया जाता है? इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, यानी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है ये। ओके, तो ये जो हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर प्रोविजंस है माइंस एक्ट के, तो ये जो है टाइम पे इसको चेक किया जाता है, जनरल इंस्पेक्शन होता है माइंस में। उसके थ्रू ये पता चलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई ऐसा नोटिस को नहीं मानता है, तो यहाँ पे क्या फाइल किया जाएगा इशू, वो देखा जाएगा यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। क्या है साइलेंट फीचर, वो देखते हैं। सबसे पहले तो कमिटीज़ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले इस पर्पज के लिए, इस एक्ट के लिए एक कमेटी का गठन किया। अच्छा, जो किसके अंडर में है? ये सेक्शन 12 के अंडर में। याद रखिएगा, जब पूछे कि साइलेंट फीचर इस एक्ट का, तो आप याद रखना सेक्शन 12। ये देखो, सेक्शन 12 के अंदर ये कमेटी बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस माइंस एक्ट को लेके। ये क्या होता है इसमें? मे एक्सरसाइज सच ए पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट एज ए थिंग नेसेसरी। तो जो भी इंस्पेक्टर होगा उसके पास ये पावर होता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा। द कमिटी ऑल्सो कंप्राइज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर ट्राइंग द सिविल सूट फॉर डिस्पोजिशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग इन मैटर रिलेटेड टू माइंस। देखो, इस कमेटी में क्या होता है? इस कमेटी में सिविल कोर्ट होगा। ओके, सिविल कोर्ट वो क्या करेगा? सिविल सूट करेगा, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, माइंस से रिलेटेड कोई मैटर हो जाता है, तो उसमें यहाँ पे सिविल कोर्ट होगा। ओके, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है माइनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द माइंस। देखिए, द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ माइन इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस to chief inspector controller Indian Bureau of Mines and district magistrate in writing in form prescribed at least 1 month before commencement of mining operation। देखो, अगर कोई भी माइनिंग ऑपरेशन करना है तो जो भी ऑनर है, एजेंट है या मैनेजर है माइन का, वो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को या फिर कंट्रोलर इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिटन फॉर्म में। ठीक है, रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा। उसमें एटलीस्ट 1 मंथ पहले ही आपको ये देना पड़ेगा कि अगर आपको माइनिंग ऑपरेशन करना है, उसके ठीक 1 मंथ पहले ही आपको ये नोटिस भेजना होगा। अच्छा, ऑनर एंड एजेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, डायरेक्शन एंड टू सुपरविजन ऑफ माइंस एंड मेकिंग फाइनेंशियल एंड अदर प्रोविजन एंड फॉर टेकिंग स्टेप नेसेसरी फॉर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ऑनर और जो एजेंट होगा वो क्या होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि जो भी कंट्रोल करा जा सके, जो भी डायरेक्शन देंगे, जो भी सुपरविजन करेंगे माइंस में, वो सबका रिस्पॉन्सिबल किसके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है? ऑनर और एजेंट के पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये करते क्या है, देखो, तो भी इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट में, तो उसका जो भी फाइनेंशियली और जो भी अदर प्रोविजंस दिए गए हैं उनको सही तरीके से ये यूज़ करते हैं और इसमें कैसे उतारते हैं ताकि प्रोविजंस को सही तरीके से चलाया जा सके। ओके, इस पे काम किया जा सके। आगे बढ़ेंगे पॉइंट सी पे, प्रोविजन एज टू हेल्थ एंड सेफ्टी। देखो यहाँ क्या दिया है, इन एवरी माइन देयर शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। देखो, हर माइन में आप देखोगे कि वहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। जो भी वर्किंग आवर्स होता है उसमें वहाँ पे दिया जाता है कि फर्स्ट एड बॉक्स होगा। मान लीजिए कभी कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या होगा वहाँ पे, देखो, एवरी फर्स्ट एड बॉक्स शैल बी केप्ट इन चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन सच फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब हु शैल बी होल्डर ऑफ द फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एड बॉक्स जो है वहाँ पे दिया जाता है। किसके, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि ट्रेंड होगा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, या फिर वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर होगा। तो वो जो है यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, वेर एवर मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देयर शुड बी फर्स्ट एड रूम। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए, कह सकता है क्वेश्चन में कि कितने वर्कर्स होने चाहिए एम्प्लॉयड ताकि वहाँ पे फर्स्ट एड रूम बन जाए। तो याद रखिएगा 150 वर्कर्स। ठीक है, समझ में आया, 150 वर्कर्स होने चाहिए तब वहाँ पे फर्स्ट एड रूम बन सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पे, इफ देयर इज अकरेंस ऑफ एनी एक्सीडेंट द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन शैल गिव नोटिस टू द अकरेंस टू सच अथॉरिटी इन सच फॉर्म एंड विद इन सच टाइम एज प्रिस्क्राइब मे बी फॉलो। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट अकर हो जाता है या कोई एक्सीडेंट अनहोनी घट जाती है, तो जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होते हैं माइंस के, वो नोटिस देते हैं किसको, अथॉरिटी को, ताकि वो जल्द से जल्द इसके रिलेशन में कोई काम, कोई एक्शन ले। ओके, देखो,
यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर शुड बी मेंटेन फॉर द अकरेंस ऑफ सच इवेंट एंड दिस शुड बी क्वार्टरली प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। दिस रजिस्टर शुड बी मेंटेन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड कॉपीज। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि जो भी मान लीजिए ऐसा कोई इवेंट होता है तो वहाँ पे वो नोटिस नोट किया जा सके और इसको किसको प्रेजेंट किया जा सके, इंस्पेक्शन यानी चीफ इंस्पेक्टर को। ओके, ये रजिस्टर जो है मेंटेन किए जाएंगे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में और कॉपीज में। तो ये याद रखिएगा, इन केस ऑफ एनी डेथ टेकिंग प्लेस इन प्रीमाइसेस देयर शैल बी इंक्वायरी विद इन 2 months एंड नोटिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शैल बी सर्व टू ऑन इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 मंथ के अंदर ही उनका पूरा इंक्वायरी होगी कि आखिर कैसे क्या हुआ। ओके, और जो भी फर्दर नोटिस जो है वो दिया जाएगा इंस्पेक्टर को। ओके, तो याद रखिएगा इंस्पेक्टर को पूरी इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए मान लीजिए कोई भी बॉडली इंजरीज हो जाता है या कोई भी ऐसा इंजरीज हो जाता है, अदर कोई इंजरीज हो जाता है जिसकी वजह से इंक्रीज नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, देखिए जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है वो मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर में और कॉपीज जो है उसको कह रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडली इंजरीज हो जाता है या कोई अदर इंजरीज हो जाता है जिसकी वजह से इंक्रीज नहीं होता है, तो उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बताया गया, मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर में और उसका कॉपीज भी रखा जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन 20 जनवरी ऑफ द ईयर फॉलोइंग द एक्सीडेंट रजिस्टर्स एंड द प्रिस्क्राइब कॉपीज ऑफ इंजरी काउजिंग एब्सेंस शैल बी फर्निश्ड टू चीफ इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी साल का 20 जनवरी आता है यानी 20 जनवरी को जितने भी एक्सीडेंट हुए रहते हैं तो उसका एक रजिस्टर्ड में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिया होता है। तो ये जो है जितने भी कॉपीज हैं इसको किसको दिया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाता है। ओके, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे कितने घंटे यहाँ काम करना होता है। देखो, if no person shall be allowed to work more than 9 hours a day and more than 48 hours a week and a person shall not be allowed to work more than 6 days in a week, there must be at least 1 day of rest। अब देखो यहाँ पे समझो, कोई भी पर्सन को यहाँ पे 9 घंटे से ज़्यादा यानी एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करने का परमिशन है। नेक्स्ट, 48 आवर्स नहीं करना होगा एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना होगा और एक पर्सन को 6 दिन यानी एक हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करना होगा और एक दिन का छुट्टी मिलेगा। ये याद रखिएगा, यहाँ बेसिक सा था, इतना इसमें से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। द ऑफिस ऑफ एवरी माइन शैल डिस्प्ले अ नोटिस शोइंग द वीकली डे ऑफ और रेस्ट। देखो तो यहाँ पे जो भी माइंस होगा ना, हर माइंस में क्या होता है कि एक डिस्प्ले होता है नोटिस जिसमें क्या शो करता है कि आपको कितना रेस्ट मिलेगा वीकली डे पे। ये याद रखिएगा, द वीकली डे ऑफ रेस्ट इज नॉट द सेम फॉर ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस। देखो यहाँ पे वीकली डे लिखा हुआ है कि जो भी रेस्ट का टाइमिंग होगा वीकली डे में वो सबके लिए सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पे नोटिस जो है वो शो करेगा कि कितने दिन आपको छुट्टी मिलेगा हर पर्सन को। ये याद रखिएगा। In addition to this, number of persons shall be allowed to work beyond 8 hours a day and 48 hours a week below ground in mine। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब पॉइंट में कि कोई भी पर्सन को 8 घंटे से ज़्यादा बिलो ग्राउंड माइंस में काम नहीं करना है, ना ही एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नोटिस ऑफ आवर्स शैल बी मेंटेन इन फॉर्म। तो फॉर्म्स में मेंटेन किए गए हैं कितने कितने घंटे आपको काम करने पड़ेंगे, ये देख लेना आप। वेजेस है क्या ओवर टाइम पे, ये देखो, वेयर एनी पर्सन वर्क्स मोर देन नॉर्मल प्रिस्क्राइब आवर्स ही शुड पेड फॉर द हिज ओवर टाइम एट दिस रेट which is twice than the normal wages paid to him for the work। रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम वेजेस शैल बी मेंटेन इन फॉर्म आई। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आता है कि अगर ओवर टाइम वेजेस की बात करें तो किस फॉर्म में है, तो फॉर्म आई में है, याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, दूसरा ये यहाँ पे कह रहा है पॉइंट में कि कोई भी पर्सन है अगर मान लीजिए वो नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड आवर जो दिया गया है उससे ज़्यादा वो काम करता है, ओवर टाइम करता है, तो उसको वहाँ का उसका पैसा उसको मिलता है। तो ये जो पेमेंट है वो मिलेगा इसका, क्योंकि उसने दुगना काम किया है नॉर्मल वेजेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको ये वर्क का पैसा दिया जाएगा। अब ये जो ओवर टाइम वेजेस है ये किसमें मेंटेन किया गया, फॉर्म आई में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। अब वुमेन की बात करेंगे, नो वुमेन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ माइन विच इज बिलो ग्राउंड। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया कि बिलो ग्राउंड अगर कोई माइंस है तो वहाँ पे वुमेन्स वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं किया जाते, यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकती। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इन एनी माइन एबव ग्राउंड एक्सेप्ट बिटवीन 6 AM to 7 PM। अब देखो यहाँ से WCL में क्वेश्चन आया था, याद रखना। तो देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा कि नो वुमेन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी माइन एबव ग्राउंड एक्सेप्ट। देखो एबव ग्राउंड कह रहा है कि माने कि इतने टाइम के बीच में ही काम कर सकती है और काम नहीं कर सकती, यानी 6 AM से लेके 7 PM तक, यानी सुबह के 6 से लेके शाम तक 7 बजे तक ही एक माइंस में काम कर सकती है। यहाँ पे ग्राउंड की बात नहीं हो रही, यानी अंडरग्राउंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एबव ग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, तो इन एनी माइन एबव ग्राउंड एक्सेप्ट बिटवीन द 6 AM and 7 PM। ठीक है, इतना याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। देखो, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड शुड बी मेंटेन अलॉन्ग विद द नेम ऑफ फादर, हस्बैंड, एज, सेक्स, address and other prescribed particular, and this register should be specify the type of work being carried out like working below the ground and working in an open shaft mine etc। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ पर्सन। जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका एक रजिस्टर बनाया जाता है, उनका पूरा एक रजिस्टर बनता है। ठीक है, उसमें मेंटेन किया जाता है उनका नाम, फादर का नाम, एज से क्या है, सेक्स, एड्रेस और अदर पर्टिकुलर जो चीज़ें इसमें दी गई हैं स्पेसिफाई, जो उनके वर्क को मतलब शो करे, वो सारा चीज़ उनका एक लिस्ट बनता चला जाता है। ओके, याद रखिएगा ये चीज़।
नेक्स्ट है लीव विथ वेजेस। अब देखो यहाँ पे वेजेस में लीव क्या मिलता है। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंड हु हैज कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर सर्विस देयर शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट कैलेंडर योर लीव वेजेस कैलकुलेटेड। देखो जब भी एक साल होता है, जब भी एक साल होने होता है तो उसमें आपका लीव कितना है, वेजेस लीव कितना आपको मिलेगा वो सब कैलकुलेट किया जाता है। याद रखिएगा इन केस ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड एट द रेट ऑफ 1 डे फॉर एवरी 15 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म बाय हिम। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि बिलो ग्राउंड में अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयड किया जाता है, एक दिन के रेट के हिसाब से इनको 15 दिन काम करना होता है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो इनका जो भी कैलेंडर ईयर सर्विस होता है ना, तो वो जो है ये इनको लीव मिलता है, ठीक है, वेजेस के साथ इनको लीव भी मिलता है। इन एनी केस अदर केसेस एट द रेट ऑफ 1 डे फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म बाय हिम। तो एक दिन के अगर रेट के हिसाब से 20 दिन अगर ये काम करते हैं तब भी यहाँ पे मिलेगा। द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय देयर ऑफ रिकॉर्ड टू लीव विद वेजेस इन फॉर्म जी एंड एच। अब देखो यहाँ से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्म जी और एच में क्या मेंशन है। देखो जो ओनर होते हैं, एजेंट, मैनेजर, कोई भी माइन के, वो क्या मेंटेन करते हैं, एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनकी छुट्टी कितने मिली है वेजेस के साथ, तो वो सब फॉर्म जी और फॉर्म एच में मेंशन है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक फिलिंग फॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे फॉर्म में क्या बताया गया है। फॉर्म ए में क्या है, रूल 48 का 1 दिया है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ वर्क। तो कमेंसमेंट और जो वर्क खत्म हो जाता है वो किसमें मेंशन है, फॉर्म ए में। फॉर्म बी में क्या है, रूल 48 का 3, 51, 77, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय इन ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग में डिटेल दिया गया है एम्प्लॉयज का, फॉर्म बी में ये चीज़ है, बिल्कुल इसको रट लेना है, ठीक है, फॉर्म एल तक बिल्कुल याद कर लेना है। नेक्स्ट है फॉर्म सी, रूल 48 का 3 और 78, रजिस्टर ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड ड्यूरिंग द वर्क। तो यहाँ पे पर्सन जितने भी एम्प्लॉयड हैं, देखिए बकायदा उनका रजिस्टर्ड होता है उन सारे पर्सन का जो भी बिलो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। ओके, फॉर्म डी में क्या है, रूल 48 का 3, 78। देखो रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अबव ग्राउंड। देखो यहाँ पे समझो कि जो भी पर्सन है एम्प्लॉयड है अबव ग्राउंड लेवल पे, सारा उनका भी रजिस्टर्ड होता है, बकायदा कॉपीज में होती है उनकी। ओके, यहाँ देखिए फॉर्म ई में क्या है, रूल 48 का 3, 78, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अबव ग्राउंड, जो भी अबव ग्राउंड वाले पर्सन, ठीक है। तो फॉर्म ई और फॉर्म डी बिल्कुल सेम है, ठीक है, यहाँ समझिए। फॉर्म एफ की बात करेंगे, रूल 49 का 4 क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनसेशन डे ऑफ रेस्ट। तो कितना आपको कंपनसेशन मिलता है रेस्ट का, वो यहाँ पे दिया है फॉर्म एफ, यानी 49, रूल 49 का 4। फॉर्म जी में क्या दिया है, रूल 53, रजिस्टर ऑफ लीव अकाउंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर में जो आपको लीव अकाउंट मिलता है वो कितना है। और फॉर्म एच में रूल 53 दिया है, रजिस्टर ऑफ लीव अकाउंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। दोनों सेम है, एफ और जी, जैसे मैंने बताया आपको। जी और देख लीजिए, जी और एच देख लीजिएगा, रूल 53 दोनों सेम है। रूल फॉर्म आई क्या है, रूल 59, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम वेजेस, ठीक है। ओवर टाइम वेजेस में कैसा रजिस्टर किया जाता है, तो वहाँ पे देखो फॉर्म आई में मेंशन है, रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जो होते हैं उनका रिटर्न कैसे, यहाँ पे देखो रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किस में दिया है, फॉर्म जे में दिया है, रूल 76 के 1। फॉर्म एल में क्या है, रूल 54, लीव विथ वेजेस ड्यू फॉर एवरी एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोई भी ड्यू होगा वेजेस से रिलेटेड, तो उनका लीव, देखो जो भी लीव होगा वेजेस के साथ तो उनका ड्यू होगा, तो वो सब चीज़ें किसमें मेंशन है, फॉर्म एल में, जो कि रूल 54 में है। अब हम पेनाल्टीज की बात करेंगे। इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन रिलेटेड टू एनी माइन, इट शैल बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म which may extend to 3 months or with a fine may be extend to 500 और both। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोविजन जो इसमें दिया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका कोई उल्लंघन करता है इस माइल्स में, तो उसको क्या होगा, सजा होगी। कितनी की सजा होगी, 3 मंथ तक उसको जेल भेजा जा सकता है, या तो उसको ऊपर फाइन लगाया जाएगा 500 का, या फिर दोनों ही हो सकता है, 500 फाइन और 3 महीने की जेल। देखो, if there is a falsification of the record, then the act may be penalized with imprisonment up to 3 months and fine which may extend to 1000। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि कोई भी रिकॉर्ड्स में अगर कोई फॉल्सिफिकेशन पाई जाता है, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, तब भी उसको पेनलाइज किया जाएगा, तब भी उसको जेल भेजा जाएगा 3 मंथ के लिए, और 1000 के ऊपर 1000 जुर्माना लगाया जाएगा उसके ऊपर। ओके, इफ देयर इज ओमिशन टू फर्निश प्लान, दिस शैल बी पनिशमेबल विद अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1000। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी फर्निश प्लान है, अगर कोई उसमें ओमिशन है, कोई भी छूट गया है, कोई गलती हो गया है, तो भी पनिश किया जाएगा उसको, जो किसका फीस जो है वो 1000 तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, याद रखिएगा, फाइन आपको 1000 तक देना होगा। Whosoever failed to furnish the notice of accident as prescribed in section 23 may be penalized with imprisonment up to 3 months और fine which may be extended to 500 or both। तो सेक्शन 23 में बताया जा रहा है कि जो भी नोटिस ऑफ एक्सीडेंट है, अगर उसको भी बनाने में सक्षम नहीं है और नहीं कर पा रहे, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तब भी उनको सजा सुनाई जाएगी 3 मंथ के लिए, और 500 का जुर्माना भी लगाया जाएगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे खत्म होता है 952 का पूरा हम एक्ट्स देख लिया हम लोगों ने। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे फटाफट। देखो क्या पर्पस है माइंस एक्ट 1952 का, वो देखिए। माइंस एक्ट 1952 में क्या चीज़ें हैं, प्रोविजंस हैं, ताकि जो भी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर हैं वर्कर्स का, जो कि कोल, मैलिफेरियस और ऑयल माइंस में काम करते हैं, उनके रिलेटेड मेजर्स दिए गए हैं कि कैसे उनको सही तरीके से प्रोविजंस बनाए जाए और उसके ऊपर वो खड़े उतरें।
ओके, ये समझो एक्ट्स क्या, इस एक्ट में क्या बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है ड्यूटीज ऑफ द ऑनर टू मैनेज माइंस एंड माइनिंग ऑपरेशन एंड हेल्थ ऑफ एंड माइंस एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी इन माइंस। तो जो इस एक्ट में ये बताया गया है कि जो भी ऑनर है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ताकि वो कैसे मैनेज करे माइंस को, माइनिंग ऑपरेशन को, उनके हेल्थ और सेफ्टी को, ये बताया गया है इस एक्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन प्रोविजन रिगार्डिंग सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द माइंस वर्कर्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के अंतर्गत, भारत का संविधान जो है उसमें भी हेल्थ है, जो भी वेलफेयर, जो भी सेफ्टी है, तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न है। वो एंट्री 55 यानी यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246 में मेंशन है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। द ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टेड बाय द माइंस एक्ट 1952 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम देयर अंडर व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी अंडर द यूनियन। तो ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, डीजीएमएस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो कि किसके अंडर में आएगा, तो ये किसके अंडर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। DGMS also administers subordinate legislation like the Mines Rules 1955 for health safety है। देखो DGMS जो है इसने क्या एडमिनिस्ट्रेट करा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी इसने एडमिनिस्ट्रेट किया था, जो कि माइंस एक्ट 1955 है, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए। ओके, माइंस वर्कर्स के हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए भी इसको क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेट किया था। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन। देखो कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोविजंस के लिए, ये देखो ऑनर, एजेंट और मैनेजर। जो भी माइंस का ऑनर, एजेंट, मैनेजर होता है उसको, वो जो है इसके प्रति प्रतिबद्ध है और इसको बिल्कुल देखना होता है। इसको जो भी हेल्थ सेफ्टी है इस माइंस के एक्ट के अंतर्गत, इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फ्रेम किए गए हैं सेक्शंस, वो देखना है और कैसे उसको काम करना है उसके अकॉर्डिंग। जो भी सेक्शन 18 है माइंस एक्ट 1952 का, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, लास्ट है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। क्या की फंक्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, वो देखेंगे। देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल मिनरल्स other than natural gases, petroleum, atomic mineral, for mining and metallurgy of non-ferrous metal like aluminium, copper, zinc, lead, gold, nickel, etc. देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्वे और एक्सप्लोरेशन के लिए, सारे ही मिनरल्स के लिए। ओके, जैसा ही मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एटमिक मिनरल्स फॉर माइनिंग एंड मेटलर्जी ऑफ नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, निकल एक्सेट्रा, ये सब इसमें नहीं आएंगे। ओके, याद रखिएगा। ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स यानी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 इन रिस्पेक्ट टू ऑल माइंस एंड मिनरल्स अदर देन कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ड्यूटी। देखो यहाँ पे समझो, देखो इस जो माइंस एंड मिनरल्स यानी MMRD 1957 एक्ट है, उसके अंडर में क्या बताया गया है, जो भी माइंस और मिनरल्स हैं, कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को छोड़ के, तो वो सब किसके अंडर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ड्यूटीज़ के अंडर में आ जाएगा। ओके, ये बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं इसको। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये है माइंस एक्ट 1952। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला, बस ये एक रिवीजन था। आप एक बार देख लो कि क्या इस एक्ट में बताया गया है, क्या सेक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, तो जाहिर से क्या पूछेगा, सेक्शन ही पूछेगा आपसे, वो सेक्शन देख लेना आप। ठीक है, और कहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं उसको देख लेना आप, क्या मतलब होता है उसका, आर्टिकल्स देख लेना। ओके, तो जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएगा, और लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।